जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चों, रिसेंट में आपका हिस्ट्री का एनुअल यानी कि फाइनल का एग्जाम होने वाला है, जिसमें मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट के जो बच्चे हैं इनका पेपर है 28 फरवरी को यानी कि कल, और इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं इनका पेपर है 1 मार्च को यानी परसों। तो आपके हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बनाते हुए इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे बच्चों कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, पूरा का पूरा पेपर आपको लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपके हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम में आपको इस पेपर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली। ठीक है, और साथ ही एक चीज कि ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये मैं आपको हिंदी में तो समझाऊंगा ही, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज, पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा और पेपर की वेटेज होगी आपकी 80 मार्क्स की। जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए एक बार पेपर के पैटर्न को भी समझ लेते हैं। अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पेपर में होंगे टोटल 5 खंड, ए बी सी डी और ई। टोटल प्रश्न होंगे 34, जिसमें से सबसे पहले खंड ए रहेगा। टोटल इसमें आपके 21 जो है वो आएंगे एमसीक्यू। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। खंड बी में आपके 22 से 27 जो वो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, यानी कि 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, फिर खंड सी में आपके जो है वो 28 से 30 8 मार्क्स के आएंगे 3 क्वेश्चन। और वैसे तो जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसमें आपको 2 में ही चॉइस मिली है, लेकिन आपके पेपर में आपको 3 में चॉइस मिलेगी, टेंशन नहीं। ठीक है, और खंड डी में आएंगे आपकी 31 से 33 4 नंबर की स्रोत आधारित प्रश्न। और खंड ए में आपका एक 34वां क्वेश्चन रहेगा मानचित्र वाला 5 नंबर। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले की जो वीडियो थी बच्चों इस पेपर की, उसमें मैंने आपको आपके 21 एमसीक्यू, ठीक है, प्लस में आपके 3 नंबर के जो 6 क्वेश्चन थे ये आपको मैंने करवा दिए थे पार्ट नंबर 1 में। तो अगर आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आई बटन में यहाँ पे लिंक दे देंगे, यहाँ से देख लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना वहां से देख लेना। ये बेसिकली हमारे पेपर का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन और 5 जो आपका मैप वाला क्वेश्चन है उसे हम समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। पार्ट 1 को आप जरूर देखिएगा। चलिए, अच्छा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं एक बार आप चाहें तो अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहां से देख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर ए में टोटल के एमसीक्यू, बी में 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, सी में 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, डी में आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड, सेक्शन ई में आपका 5 जो 34वां क्वेश्चन है 5 नंबर। ठीक है, अब खंड ए देखिए, मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था, जिसमें कुछ एमसीक्यू वाले थे और एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बच्चों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एमसीक्यू वाले को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम अपने सेक्शन नंबर सी से, है ना। सेक्शन नंबर सी से हम शुरुआत करेंगे ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसमें टोटल हमारे 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते। सबसे पहला, ओके, तो अब हमारा सेक्शन नंबर सी आ चुका है बच्चों, जिसमें हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। दैट मींस कि टोटल 8 नंबर के 3 क्वेश्चन। ओके, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। और ये जितने भी क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लिए गए हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में ज्यादातर रिपीट होते ही रहते हैं, वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 में 2 क्वेश्चन है आपके। पहला ये है कि मेजी सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे किया गया तथा इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। दैट मींस कि जापान में जो मेजी सरकार आई थी इसने जापान की अर्थव्यवस्था को और आधुनिक कैसे बनाया, और जब आधुनिक बनाने का जिन तरीकों का इन्होंने अनुसरण किया, जिनका पालन किया, उसका एनवायरनमेंट पे यानी कि पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें मैं बता। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, मेजी सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए थे, जिसमें से सबसे पहला तरीका इन्होंने ये अपनाया कि जो किसान थे उन पे टैक्स लगा दिया। यानी कि जो व्यक्ति कृषि करते हैं और कृषि करने के दौरान उनको जो भी औजार वगैरह खरीदने पड़ते हैं, फसल वगैरह बेचते हैं, तो उस पे मेजी सरकार ने लगा दिया बहुत ज्यादा कर। अब कर लगा दिया और इनकी अर्थव्यवस्था मेन कृषि से आती थी उस समय, जब आधुनिकीकरण नहीं हुआ था, तो उससे पैसा इनके पास बहुत ज्यादा आ गया। अब जब पैसा इनके पास आया तो इन्होंने क्या किया, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से आयात करनी शुरू कर दी, जिससे कि वस्त्र उद्योग को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। ठीक है, और इसी बीच इनके पास इतना पैसा होता चला गया तो इन्होंने जापान में सबसे पहली रेल लाइन बिछा दी 1870-72 के बीच में। कहां से कहां तक, टोक्यो और याकोहामा बंदरगाह के बीच में। ठीक है, इतना ज्यादा पैसा हो गया था इनके पास में। साथ ही अब इन्होंने ये देखा कि चलो हमने उद्योग तो लगा दिए,
लेकिन उद्योगों में हमारे पास कुछ ऐसे मजदूर हैं नहीं जो ऐसी बड़ी बड़ी जो न्यू टेक्नोलॉजिकल मशीन होती है वो चला पाए। तो इसीलिए मजदूरों का प्रशिक्षण करवाने के लिए विदेशों से उन मशीनों को चलाने वाले कारीगरों को बुलाया गया, ठीक है। और साथ ही जापान के जो लोग थे इन्हें विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में भेजा गया स्कूल में पढ़ने के लिए, ताकि वो जापान के बारे में, विश्व के अनेक देशों के बारे में अपनी जो छवि है उसको और अच्छा बना सके, ठीक है। अगला कदम इन्होंने ये किया कि 1872 में इन्होंने आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ कर दिया। कैसा कि 1872 में ये जो आधुनिक बैंकिंग संस्था इन्होंने प्रारंभ की, इससे लोगों को ऋण संपदा मिलने लगी, ठीक है। लोग अपने पैसों को बैंक में जमा करके रखने लगे, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ, सबसे पहले तो रोजगार में वृद्धि हुई, ठीक है, लोगों की मूलभूत आवश्यकता में वृद्धि हुई। तीसरा, जापान की अर्थव्यवस्था और तेजी से मजबूत होती चली गई, ठीक है। तो ये वो कदम है जो मेजी सरकार ने अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए उठाए। अब इन सभी कदमों का इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है, आइए अब उसे देखें, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले मेजी सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण से पर्यावरण पर प्रभाव। सबसे पहले क्या हुआ, उद्योगों के तेज और अनियंत्रित विकास से लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश हुआ। देखो, अब बहुत से उद्योग ऐसे होते हैं, फैक्ट्रियां ऐसी होती हैं जो कि लकड़ी पर चलती हैं। जैसे कुछ फैक्ट्री में कोयला चाहिए होता है तो लकड़ी का कोयला चाहिए होता है, कुछ अलग कोयला चाहिए होता है, ठीक है। इवन आपको बहुत कागज का उद्योग लगाना है तो उसके लिए आपको पेड़ काटने पड़ते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे उद्योग तेजी से बढ़ते चले गए तो नया उद्योग लगाने के लिए जो एरिया चाहिए तो जंगल को काट के वहां पे उद्योग बना देते थे। तो इन सभी की वजह से जो पेड़ थे वो बहुत ज्यादा काटे जा रहे थे। इससे क्या हुआ कि पर्यावरण का विनाश हुआ। दूसरा, औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण बहुत तेजी से फैला, जल प्रदूषण भी बढ़ा। आप सभी को पता है औद्योगिकरण होगा तो वायु प्रदूषण तो सिंपल सी बात है, जो भी टॉक्सिक निकलते हैं, जो धुआं निकलता है काला सा, ठीक है, उससे वायु प्रदूषण से होता ही। और जल प्रदूषण, क्योंकि उद्योगों से जो भी गंदा मटेरियल निकलता है वो नदियों नालों में बहा दिया जाता है और वो जाके नदियों को हमारी गंदा कर देता है, तो इससे जल भी प्रदूषित होने लगा था, ठीक है। कृषि उत्पादों में कमी का प्रमुख कारण लोगों का शहरी तरफ पलायन। एक तो इन्होंने क्या किया था कि कृषि पे लगा दिया बहुत ज्यादा कर। अब लोग जो थे वो कृषि करना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए लोग जा रहे थे रोजगार की तरफ। अब जब रोजगार की तरफ जा रहे थे तो सिंपल सी बात है, कृषि करेगा कौन, तो इससे भुखमरी वगैरह फैलने लगी थी कुछ हद तक, ठीक है। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं के द्वारा किया गया था। यानी कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए जापान में कि सबसे पहले जो आधुनिक हड़ताल का आयोजन था ये कब हुआ था महिलाओं के द्वारा, 1886 में, याद रखें इस बात को, ठीक है। अब जापान में थी संसद, तो संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य जिनका नाम था तनाको सेजो, इन्होंने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जब 800 गांववासी जन विरोध में इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया, ठीक है ना। मतलब कि ये जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा था तो कुछ लोग थे, जैसे कि यहाँ पे संसद थी तो उसका निम्न सदन था, उसके व्यक्ति थे तनाको शेजो। इन्होंने क्या किया, औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ में 1897 में एक आंदोलन छेड़ दिया और बहुत से गांव वासियों ने इनका समर्थन भी किया और फिर सरकार को मजबूरन जो है इनके पक्ष में कार्यवाही करनी पड़ी थी, ठीक है। तो क्या आधुनिकीकरण के लिए इन्होंने रास्ते अपनाए थे, ठीक है, और उनका क्या पर्यावरण पे प्रभाव पड़ा था। आई होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो बहुत बार पेपर में आया है। मान लेते हैं अगर मैं आपसे 10 साल की बात करूं तो 5 से 6 बार तो ये आता ही आता है, ठीक है ना, 5 से 6 बार टोटल आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, चीन के द्वारा और जापान के द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के दो दो पथों का विश्लेषण कीजिए। दैट मीन्स कि जापान ने अपना आधुनिकीकरण कैसे किया, चाइना ने अपना आधुनिकीकरण कैसे किया, ये हमें बताना है सिंपल, ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या क्या हुआ। अच्छा देखो, जब जापान की बात आएगी ना तो आप ये जो मेजी सरकार वाली बात है ना ये भी आप लिख सकते हो उसमें थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन मेनली आंसर जो है हमारा यहाँ से शुरू होगा। चीन और जापान द्वारा अपनाई गई अर्थव्यवस्था के अपनाए गए जो आधुनिकीकरण के रास्ते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों जापान की। जापान ने क्या क्या अपनाया था, कैसे कैसे क्या किया गया था इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले बारी आती है जापान की राजनीतिक व्यवस्था की। क्यों भाई, क्योंकि देखो कोई भी अर्थव्यवस्था जब बढ़ेगी तो उसमें राजनीति का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसीलिए जापान पे सबसे पहले क्योतो में जो रहने वाले सम्राट थे इनका शासन हुआ करता था, लेकिन जब जैसे ही 12वीं सदी आई तब असली सत्ता शोंगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पे शासन करते थे और इन्होंने
अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। किन्होंने? शोंगुनों ने। ठीक है, किसने? शोंगुनों ने। अब जब ये चल ही रहा था तो यहाँ पे हुई मेजियों की पुनर्स्थापना। ठीक है, तो 1867 और 68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष, जैसे कि देश में तरह तरह के असंतोष, लाइक किसी का धर्म को न मानना, गरीबी, भुखमरी, ठीक है, इन सभी से, तो इससे क्या हुआ, मेजियों की पुनर्स्थापना हुई। और इन्होंने ही, मेजियों ने, आप सभी को जैसा कि मैंने भी बताया कि अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए ये कदम उठाए, तो आप इनमें से एक दो कदम लिख देंगे। ठीक है, मेजियों के बारे में। और उसके बाद में फिर एक नीति का इन्होंने अनुपालन किया। किसका? फुकोकू क्योहो की नीति। क्या? फुकोकू क्योहो नीति। क्या था ये भाई? तो ये थी कि सरकार ने फुकोकू क्योहो, इसका मतलब होता है समृद्ध देश और मजबूत सेना, इसके नारे के साथ में एक नई नीति का ऐलान किया, जिसके लिए उन्होंने जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस की। अब देखो, जब भी कोई भी सरकार जो लोग हैं उनके बीच में राष्ट्र की भावना को और ज्यादा मजबूत करेंगे और उन्हें जो प्रजा है उसको नागरिक के रूप में बदलने की जरूरत देखेंगे, तो सिंपल सी बात है, इससे सरकार का और नागरिक के बीच का एक जो बॉन्ड होता है, रिलेशन होता है, वो काफी अच्छा बनेगा और वो देश के लिए और अच्छे कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आती है बात यहाँ पे शिक्षा प्रणाली के विकास की। बेसिकली जब मेजी पुनर्स्थापना होती है तो लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया था जापान में। साथ ही पढ़ाई की फीस बहुत ज्यादा कम कर दी गई थी, जिससे लोग पढ़ लिख सकते थे। आधुनिक विचारों पर जोर दिया जाता था। राज्य के प्रति जो निष्ठा था, ये जापानी इतिहास के अध्ययन पर यहाँ पे बल दिया जाने लगा था। तो ये सारी चीजें थी। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को अपने देश के बारे में, ठीक है, अपने देश की इंपॉर्टेंस के बारे में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशोलॉजिकल, ठीक है, हर एक चीज के बारे में पता लगने लगा, ये सारी चीजें। और वैसे भी जापान को ना हमेशा से अमीर देश समझा जाता था, क्योंकि वह चीन से रेशम आयात करता था और भारत से कपड़े जैसी वस्तुओं, विलासिता जो वस्तुएं थी, उनका आयात किया करता था। ठीक है ना, इसीलिए जापान को ये आधुनिकीकरण वाला इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप ये पूरे के पूरे पॉइंट एज इट इज लिख सकते हैं। इसमें से आप राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, मेजियों की पुनर्स्थापना के बारे में चाहें तो ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन मेजियों की पुनर्स्थापना ये भी जरूरी है आपको लिखनी है। ठीक है, नीति का अनुसरण ये भी जरूरी है, शिक्षा प्रणाली के विकास ये भी जरूरी है, व्यापार ये भी जरूरी है। इवन जो अभी मैंने आपको ये बताए थे ना एक दो पॉइंट, ये वाले आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जापान की बात हो गई। अब बारी आती है चाइना की। चाइना ने क्या क्या तरीके अपनाए? तो चाइना में सबसे पहले देखो इसकी शुरुआत होती है कैसे। 1911 में चाइना में होती है चाइना क्रांति। ठीक है, चीन की क्रांति। अब इसके बाद में क्या होता है, चीन में जो अंतिम राजवंश होता है चिंग राजवंश, इसकी समाप्ति हो जाती है और फाइनली 1911 में चीन एक गणतंत्र बन जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे 20वीं शताब्दी आती गई, तो 20वीं शताब्दी की बात अगर हम करें तो चाइना एशिया का प्रथम ऐसा देश था जहां पे सबसे पहले गणतांत्रिक सरकार स्थापित हुई थी। भारत में तो आप सभी को बताया 1947 के बाद में हुई थी, 1950 में। ठीक है, उसके बाद चीन के क्रांतिकारियों ने फ्रांस वालों का अनुकरण किया और राजतंत्र को सदा के लिए अंत कर दिया। यानी कि पहले आपको पता नहीं चीनी क्रांति के बारे में दो तीन बातें। ठीक है, अब जब चीनी क्रांति की आपने बात बता दी, तो पहले ये क्या था, राजवंश था जहाँ पे ज्यादा अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। फिर ये गणतांत्रिक सरकार बनी तो अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत होने लगी। अब यहाँ पे और बातें आ गई कि सन या सेन के तीन सिद्धांत, जिसके तहत सन मिन चुई अर्थात चाइना में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया और साथ ही गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई और समाजवाद को बढ़ावा दिया गया। यानी कि ऐसी स्थिति को बढ़ावा दिया गया जो कि समाज में, जो कि गरीब लोगों में बेसिकली नियमन करें, पूंजी का नियमन करें, इस तरीके से। ठीक है, फिर आते हैं माओ सेतुंग 1893-1976। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नए अड्डे येनान में युद्ध सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उन्होंने इससे मजबूत एक सामाजिक आधार मिला। बेसिकली ये जो माओ सेतुंग थे, इनके द्वारा ही नए अड्डे येनान में, इनका एक अड्डा हुआ करता जहां से ये अपने सारे कार्य को बेसिकली ऑपरेट किया करते थे। तो वहां पे क्या किया इन्होंने, सामंतवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इन्होंने भूमि सुधार लागू किए जिससे लोगों को भूमि वगैरह मिली। ठीक है, और जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था वो अवैध कब्जा खत्म हुआ। ठीक है, विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इसे और भी मजबूत किया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये बात आ जाती है कि कैसे इन्होंने अपना आधुनिकीकरण किया। यानी कि पहले चाइना जो था वो नॉर्मली पहले राजवंश था, उसके बाद में कैसे गणतांत्रिक सरकार बनती है, सन या सेन के सिद्धांतों के बारे में, माओ सेतुंग के बारे में। और इसमें आप चाहें तो एक दो पॉइंट अपनी तरफ से और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अच्छा, एक मिनट, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देखेंगे कि हाउ वाज द इकोनॉमी मॉडर्नाइज्ड बाय द मेजी गवर्नमेंट एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमी का कैसे हुआ बाय द मेजी गवर्नमेंट, इसके बारे में आप ये पढ़ लेंगे। एंड इफेक्ट क्या पड़े इस सभी के एनवायरमेंट पे, उसके बारे में आप ये सभी पॉइंट पढ़ें, ठीक है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हियर कि एनालाइज द टू पैथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन अडॉप्टेड बाय चाइना एंड जापान। तो सबसे पहले जापान की बात करेंगे, तो इसके पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर लेंगे, डिस्टॉर्शन ऑफ मेजेस की बात करेंगे, और फुकोकू क्योहो पॉलिसी की बात करेंगे, एंड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एंड द लास्ट ट्रेड के बारे में। ओके, फिर बात आती है चाइना की। तो चाइनीज रिवॉल्यूशन क्या था, पहले ये बेसिकली एक डायनेस्टी हुआ करता था, फिर ये एक रिपब्लिकेशन गवर्नमेंट बनी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में सन याट-सेन की थी और माओ सेतुंग, इसकी बात आ जाएगी, क्या भाई। तो तकरीबन 15 मिनट के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा सा है, और ये प्रश्न भी बच्चों बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ज्यादा। कैसे, प्रश्न हमारे सामने क्या है कि मेसोपोटामिया के प्राचीन नगर स्वरूप जो उल नगर था, यहाँ पे नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि रास्ते गलियां वगैरह टेढ़ी वगैरह थी, पशु वगैरह पहुंच नहीं पाते थे। बिल्कुल ठीक है कि नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। साथ ही यहाँ घरों के बारे में कुछ अंधविश्वास भी फैले हुए थे। हाँ भाई, फैले हुए थे कुछ अंधविश्वास, वर्णन कीजिए। यानी कि आपको उन नगर की नगर नियोजन पद्धति को भी बताना है, और जो अंधविश्वास एक दो फैले हुए थे आपको वो भी बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर उन नगर, और उसके बाद में आंसर की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने के लिए सबसे जो जरूरी पार्ट है वो यहाँ से शुरू होगा कि उन नगर की जो सबसे पहली खुदाई थी बच्चों, ये 1930 के दशक में सुव्यवस्थित तरीके से की गई थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए उन नगर की सबसे पहली खुदाई कब हुई थी, तो 1930 में, ठीक है। उन नगर जो था यहाँ पे ये पाया गया, यहाँ पे बहुत ही पतली पतली और घुमावदार गलियां थी, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आप अच्छे तरीके से अपना कोई वाहन वगैरह लेके नहीं जा पाते थे, ठीक है। घरों के भूखंड का एक जैसा ना होना, यानी कि घर जो थे वो एक जैसे नहीं थे। अब जब एक जैसे नहीं थे, गलियां पतली थी, घुमावदार थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, तो सिंपल सी बात है कोई गाड़ी बैलगाड़ी अंदर पहुंच नहीं पाएगी। तो इसीलिए अनाज के जो बोरे थे, ये ईंधन के गट्ठे जो हुआ करते थे, अनाज के बोरे, इन सभी को किस पे लाद के ले जाया करता था, उस समय गधों पर लाद के ले जाया करता था, ठीक है। ऊंट वगैरह चल नहीं सकते थे वहां पे, तो गधे जो हुआ करते थे, आप सभी को पता है, नॉर्मली आपने कहानियां भी देखी होंगी, मूवीज में भी देखा होगा, आज भी ऐसा कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो वही सेम चीज उन नगर में देखने को मिलती थी। अब उन नगर जो था, जब सिंपल सी बात है गलियां पतली हैं, टेढ़ी हैं, घुमावदार हैं, तो जल निकासी की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, और जल निकासी के लिए यहाँ पे नालियां भी नहीं देखी गई, ठीक है। सड़कों के किनारे ना होकर घरों के भीतर पाई, यानी कि जल निकासी के लिए नालियां थी ही नहीं, और थी भी तो वो सड़कों के किनारे नहीं, जैसे नॉर्मली हमारे जो नालियां गटर टाइप है वो घर से बाहर होते हैं सड़कों के किनारे, लेकिन ये घर के भीतर पाए गए। तो इससे क्या पता चलता है कि जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब आगे बात आती है कि जो घर की छत हुआ करती थी, ये इतनी तरीके से ढली हुई होती थी कि वर्षा का पानी नालियों के माध्यम से हौज में लाया जाता था, जिससे बाहर गली में कीचड़ ना हो जाए। यानी कि देखो, कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात थी उन नगर के बारे में कि घर की जो छत होती थी उसकी ढलान ऐसी होती थी ताकि वर्षा का जो पानी है वो नालियों के माध्यम से हौज में चला जाए, जिससे बाहर जो है वो कीचड़ ना हो गली में। लेकिन भाई अब चलो ये तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन एक चीज क्या की, ये जो कूड़ा वगैरह होते थे इनको ये लोग गलियों में फेंक दिया करते थे, ठीक है। यानी कि कूड़े के निपटान के लिए वहां पे कोई अच्छी चीज थी नहीं, तो ये कूड़े को गली में डाल देते थे। अब एक ही जगह पे आप कूड़ा डालते रहेंगे तो 10 साल 20 साल बाद आपका घर ही आपके आगे, आपकी गली के आगे छोटा लगने लगे, तो आपको जो दहलीज होती है वो ऊंची उठानी पड़ती थी हर बार, ये चीज होती है, ठीक है। अब बारी आती है कि परिवार में गोपनीयता की। तो जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आप वैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में 12th में पढ़ेंगे, तो कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी और घरों में रोशनी केवल दरवाजों से आया करती थी, ठीक है। एक तरीके से पूरा अंधेरा होता था क्योंकि खिड़कियां होती नहीं थी, तो इसीलिए रोशनी कहां से आती थी, दरवाजों से आती थी। तो वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है, जैसा मैं वो हड़प्पा सभ्यता में होता था, ठीक है, ये चीज है। अब जो बात आती है हमारे अपशकुन की, अंधविश्वासों की, वो ये है क्या कि अगर घर की दहलीज ऊंची उठी हुई होगी तो वो घर में धन लेकर आएगी। ऐसा मेसोपोटामिया के लोग मानते थे कि ज्यादा घर की दहलीज उठी हुई होगी तो घर में पैसा आएगा, ठीक है। अगर सामने का दरवाजा किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले, यानी कि जैसे दूसरे का घर आपके सामने के दरवाजे के सामने ना हो, तो ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है,
ठीक है। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रण का कारण बनेगी। यानी कि अगर लकड़ी का दरवाजा है आपका घर का, ठीक है, और वो खुलता है बाहर की तरफ, नॉर्मली जो हमारे घर का दरवाजा वो हम खोलते तो अंदर की तरफ खुलता है ना, लेकिन और वो वैसा दरवाजा नहीं कि जैसे एक कुंडी वाला, जैसे दो होते हैं ना, बीच में से डिवाइड होता है, वैसा वाला दरवाजा होता था पहले। तो वही अगर अंदर की तरफ, घर की अंदर की तरफ खुलेगा तो अच्छा है, लेकिन बाहर खुलेगा तो पत्नी पति के लिए दुख का कारण बनेगी, ये बताएगा। ठीक है। नगरों में एक कब्रिस्तान पाया गया था और साथ ही कुछ लोग जो थे उनके घरों में नीचे ही दफन हुआ करते। देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि उनके पास इतनी जमीन तक नहीं होती थी, या फिर वो ऐसा अंधविश्वास रखते थे कि हम अपने मृतकों को अपने घर में ही दफनाएंगे, और वो घर में ही दफना दिया करते थे। ठीक है। एक कमरा होता होगा, वही दफना देते होंगे। ये चीज है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है भाई। तो मेसोपोटामिया में ये जो उर नगर थी, इसके नगर नियोजन पद्धति के बारे में आपको समझ में आ गया। बाकी आगे की जो बात थी वही समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब बारी आती है इंग्लिश में। ओ सिटी द ओल्डेस्ट सिटी फ्रॉम form of Mesopotamia lacked the city planning system, बिल्कुल ठीक। Along with this, some superstitious about houses were also spread here. Okay, describe. तो क्या इसके बारे में ओल्डर सिटी की मेसोपोटामिया जो है सिटी, और उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, पहले तो आप इन सभी को यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद में जो आगे की बात आ जाती है प्राइवेसी फैमिलीज के बारे में। ठीक है। और जो सुपरस्टिशियस के बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में पूछा गया बच्चों, तो सॉरी 30 है बेसिकली, टोटल क्वेश्चन तो 34 होने वाले हैं। ठीक है। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी के बदलावों को लिखिए। ठीक है। यानी कि 11वीं सेंचुरी तक यूरोप में जो बदलाव हुए थे उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो भाई एक नंबर का प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इससे ना आप बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में होने वाले विभिन्न बदलाव निम्नलिखित है। सबसे पहला बदलाव क्या हुआ था बच्चों? सबसे पहला बदलाव ये हुआ था कि अब जो लकड़ी का हल हुआ करता था, इसके जगह लोहे की भारी नोक वाले हल का उपयोग होने लगा था। ठीक है। सांचेदार पटरी वाले का, यानी कि लकड़ी का हल होता था तो ये जो जमीन होती थी उससे ज्यादा अंदर तक खोद नहीं पाता था, इसीलिए अब ऐसे हल का उपयोग होने लगा जो सांचेदार पटरी का होता था, जिसमें लोहे की नोक लगी होती थी जो कि जमीन को ज्यादा गहरा खोद सकता था। ठीक है। अब जो जुआ होता था, जुआ यानी कि जैसे आपने गांव वगैरह में देखा होगा या कोई फोटो या मूवी में भी देखा होगा कि कुछ जो बैल वगैरह होते हैं उनके ऊपर वो जो हल्का एक ऊपरी भाग होता है ना वो रखा जाता है। तो जुआ जो था वो पहले गले पे रखा जाता था, गले से खींचना पड़ता था, लेकिन अब वो कंधे पे रखा जाने लगा। कब? 11वीं शताब्दी तक। ठीक है। घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल का प्रयोग होने लगा, क्योंकि घोड़े के जो खुर होते थे वो अगर ज्यादा बड़े होते रहेंगे तो ये उसी की मौत का कारण बन सकते थे। इसलिए कहा जाता है कि इनके घोड़ों पर, मतलब घोड़े जो होते थे इनके खुर यानी कि पैर जो पंजे होते ना, वहां पे लोहे की नाल लगा दी जाने लगी, जिससे ये इनके खुर भी खराब नहीं होते थे और ये अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर पाते थे। ठीक है। अब कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग होने लगा, यानी कि अब जो है वो ऐसी शक्ति जो कि वायु के द्वारा निर्मित की जाती है, जल शक्ति, इसका प्रयोग होने लगा। ठीक है। संपीड़कों व चक्कियों में भी वायु तथा जल शक्ति का प्रयोग शुरू हो गया, यानी कि संपीड़क हो गए, चक्की हो गई, इसमें वायु और जल शक्ति, यानी कि देखो वायु शक्ति का, जल शक्ति का उपयोग कहां पे शुरू हो गया? कृषि में, संपीड़कों में, चक्कियों में। ठीक है। अब 2 खेतों के स्थान पर 3 खेतों की व्यवस्था चलने लगी, जिससे कि खेती की पैदावार जो थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ? कृषि उत्पादन में तेजी आई, कृषकों को बेहतर अवसर मिले, किसानों की वृद्धि हो गई। ठीक है। लेकिन इन सभी के बावजूद खेतों का आकार हो गया छोटा, जोतों का आकार छोटा हो गया, यानी कि जो भी खेत हुआ करते थे लोगों के पास, उनके पास वो कम हो गई, क्योंकि देखो पहले जमीन बंजर पड़ी है। ठीक है। और वहीं पे एक बंदा खेती कर रहा है बगल में, उसको बहुत सारा पैसा आ रहा है, उसकी फसल अच्छी हुई तो बाकी की भी तो करेंगे ना। तो इससे क्या हुआ? जोतों का आकार छोटा हुआ, क्योंकि भूमि सुधार कानून भी इस समय लागू किए जा रहे थे। ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे जैसे कृषि में विस्तार होता चला गया तो इससे जनसंख्या तेजी से बढ़ी, व्यापार तेजी से बढ़ा, और नगरों का तो व्यापार, नगरों का विस्तार, नगरों की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है। कृषि के द्वारा खेती योग्य भूमि का जैसे विस्तार हुआ और खेती जैसे जैसे तेजी से बढ़ी, तो इससे एक नए वर्ग, चौथे वर्ग का उदय हुआ। ठीक है। नए नए व्यवसायों से एक चौथे वर्ग के उदय, जिसमें व्यापारी, दुकानदार, विशिष्ट कौशल वाले साहूकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक, ये सभी इसमें शामिल थे। ठीक है। तो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चौथे वर्ग के लिए उत्तरदायी जो परिस्थिति है उसका वर्णन कीजिए,
तो आपको 11वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों को ही समझाना है कृषि के संबंध में। ठीक है, तो चौथे वर्ग का उदय और 11वीं शताब्दी में हुए जो बेसिकली बदलाव हैं उसके बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 के दूसरे पार्ट में है फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो फ्रांस के सर्फ है एक तरफ और एक तरफ है रोम के दास, तो इन दोनों के जीवन की जो दशा है इसका आपको तुलनात्मक वर्णन करना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, रोम के दासों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो रोम के दास की अगर हम बात कर लेते हैं तो रोम के दास जो हुआ करते थे, इनके जीवन में शोषण इनका बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, और इनकी जीवन शैली में भी कुछ अंतर मौजूद हुआ करते थे, यानी कि दो दास हैं, दोनों ही दासों का शोषण बहुत होता है और उनकी जीवन शैली भी अलग अलग होती थी। ठीक है, रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख वर्गों में सबसे निचले वर्ग का जो दर्जा था वो इन दासों का हुआ करता था। ठीक है, जिससे पूर्ण रूप से सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकार नहीं मिलते थे और ना ही तो इनको सामाजिक न्याय मिलता था। ठीक है, अगर बात करें कि इनको क्या अधिकार मिलते थे एक भी तरह के, तो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी तरीके का इन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता था। ठीक है, बेसिकली रोम के दासों के साथ में पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था, उन्हें जीवन की मूलभूत जरूरतों से वंचित रखा जाता था। यानी कि रोम के दास के साथ में जैसे पशु जैसे होते ना, मारा पीटा जाता था उन्हें, ठीक है, पशु जैसा समझा जाता था, तो वैसा व्यवहार इनके साथ में किया जाता था। मूल जो आवश्यकताएं होती थी उनसे भी इन्हें दूर रखा जाता था। लेकिन वर्तमान के समय में अगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते चले गए तो कुछ लोग जो उच्च वर्ग वाले थे ये इनके प्रति सहानुभूति रखते थे और कुछ लोग जो थे वो उनके साथ में कुछ बुरा व्यवहार भी किया करते थे। ठीक है, दासों को लेकर, रोम के दासों को लेकर रोमन समाज में प्राय संघर्ष होते रहते थे, क्योंकि कई बार केवल अपने मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए, हास्य के लिए इन्हें पशुओं के सामने, जैसे होता है ना कि कोई बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे वो गरीब लोग को उठाया इधर से उधर और किसी पिंजड़े में शेर है, भालू है, कोई जानवर है जंगली, उसके सामने डाल दिया। अब उसे कैसे खाता है, कैसे वो तड़पता है, कैसे रोता है, कैसे सारी चीजें होती, तो वो उस दास को देखते थे, अपना मनोरंजन करते थे। ठीक है, यानी कि रोम के दासों की दशा बदतर हुआ करती थी, सिंपल सा। अब बारी आती है फ्रांस के सर्फ की। फ्रांस के सर्फ में भी एक तरीके के दास थे। ठीक है, तो फ्रांस में जो सर्फ थे ये दास थे किसान, यानी कि फ्रांस में जो सर्फ थे सर्फदासी किसान थे। ठीक है, ये किसानों का एक न्यूनतम वर्ग होता था, यानी कि किसानों का एक न्यूनतम वर्ग होता था फ्रांस में, सर्फ नाम का यही दास कहलाते। ठीक है, समाज में इनकी एक बहुत बड़ी संख्या थी और इन पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए थे। जैसे उन्हें अपने मालिकों से खेती के लिए भूमि उपज का निश्चित भाग उन्हें देना पड़ता था, यानी कि उन्हें अपने मालिकों से खेती के लिए भूमि उपज का एक निश्चित भाग उन्हें देना ही देना पड़ता था। साथ ही सर्फों को अपने भूस्वामियों के लिए खेतों पर बिना पैसे की काम, यानी कि उन्हें बेगारी करनी पड़ती थी। मजदूरी दिए बिना ही उनसे, किनसे, जो सर्फ होते थे इनसे मकान बनवाए जाते थे, इनसे लकड़ी कटवाई चिरवाई जाती थी। ठीक है, पानी भरने के काम करवाए जाते थे, घरेलू कार्य भी करवाए जाते थे। यदि ये फ्रांस के सर्फ अगर आजाद या मुक्त होना चाहते थे तो चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर प्रयास भी करते थे तो उनके मालिक उन्हें पकड़कर कठोर सजा दिया करते थे। ठीक है, इसी तरीके से रोमन दास व फ्रांस के सर्फ की जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि दोनों के साथ में पशुओं जैसा ही व्यवहार हुआ करता था। ठीक है, तो ये फ्रांस के सर्फ और रोम के दास की स्थिति के बारे में पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपको दोनों कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में हुए विभिन्न बदलाव, ठीक है, उसके बाद में रोम के दासों की स्थिति, फिर यहाँ पे सर्फ के दासों की स्थिति। ठीक है, अब आता है अगला, राइट वेरियस चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इन यूरोप टिल द 11th सेंचुरी और गिव अ comparative description of the tradition of life of the serf of France and the slave of Rome। तो पहले आप देख लीजिए कि various changes in technology in Europe by the 11th century and regarding the agriculture also। ठीक है, ये पार्ट है और बाकी के ये पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, एंड जो सेकंड पार्ट था हमारा स्लेव्स के रोम, जो स्लेव्स है रोम के और फ्रांस के जो सर्फ है उसके बारे में। तो स्लेव्स ऑफ रोम की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, और जो फ्रांस के सर्फ होते हैं उनकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों
हमारा सेक्शन नंबर बी सी जो था वो हो जाता है खत्म। अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर डी के बारे में, ठीक है। तो सेक्शन नंबर डी में कैसे क्वेश्चन होंगे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। 4 नंबर के होंगे टोटल 3 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का, ऐसे ये डिवाइड हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो आइए समझते हैं, हम पूरे के पूरे स्रोत को पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो स्रोत को ध्यान से लोग पढ़िए, इस तरीके से मार्क्स का डिवीजन है। देखते हैं, पहला स्रोत है बच्चों, विलियम डिंटेल के प्रोटेस्टेंट का इस तरह समर्थन किया, ठीक है। क्या इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे अपने धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए ये चाहते हैं कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद आपकी मातृभाषा में उपलब्ध ना हो सके, जिससे दुनिया अंधकार में ही रहे और वे यानी कि पुरोहित वर्ग लोगों के अंतःकरण में बने रहें, जिससे इनके द्वारा बनाए गए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत चलते रहें, जिसके रहते उनकी आकांक्षाएं और अतृप्तता लोलुपता पूरी हो सके। इस तरह वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सके। जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी। मुझे अपने अनुभव से यह ज्ञात हुआ कि सामान्य लोग किसी भी सच्चाई की तब तक जानकारी नहीं हो सकती उसे जब तक उनके पास में अपने धर्म ग्रंथ की मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध ना हो। इन अनुवादों से ही वे अपने धर्म ग्रंथ की परिपाटी क्रम और अर्थ को समझ सकेंगे। बेसिकली ये ईसाइयों के बारे में बात हो रही है, जो ईसाई चर्च हुआ करते थे वो कैसे लोगों को लूटा करते थे, ठीक है ना। पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज नाम का कुछ इस तरीके से, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, धर्म ग्रंथों को 31.1 हमारा क्या कहता है, धर्म ग्रंथों को मातृभाषा में होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ताकि जिन लोगों का वो धर्म ग्रंथ है वो धर्म ग्रंथों का ज्ञान पा सकें, ठीक है। दुनिया में जो भी अंधकार फैले हुए हैं उनके बारे में ज्ञान पा सकें, साथ ही पुरोहित वर्ग के चुंगल से निकलने के लिए, क्योंकि जिन लोगों को अपने धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं होता है वही पुरोहितों के चक्कर में पड़े रहते हैं अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांतों के खंडन के लिए, ठीक है। इसीलिए धर्म ग्रंथों को मातृभाषा में होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज क्या था। तो पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज क्या था, बेसिकली ये जो व्यक्ति थे इनका कहना ये था कि पादरियों का लोगों से धन ठगने का एक सबसे सरल तरीका था पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज। क्या इस दस्तावेज में ये कहा जाता था आप किसी भी तरीके का छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पाप करके आओ, चर्च जो है वो तुम्हें इस दस्तावेज से छुटकारा दिला देगा। क्या कोई दस्तावेज में लिखा गया नियम, कोई मंत्र, कोई भी बात जो है वो आपको इससे छुटकारा दिला सकती है, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है। तीसरा क्या है, थॉमस मोर और इरेम्स कौन थे, चर्च के बारे में इनके क्या विचार थे। तो देखो थॉमस मोर जो थे, थॉमस मोर और इरेम्स ये बेसिकली ईसाई मानवतावादी थे, जैसे इंग्लैंड के थॉमस मोर और हॉलैंड, ठीक है। ईसाई मानवतावादी इन कहाँ के थे, इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के थे थॉमस मोर और हॉलैंड के थे इरेम्स। इनका कहना ये था कि चर्च जो है वो एक लालची और साधारण लोगों को बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन चुकी है, ठीक है। तो थॉमस मोर कौन थे, ईसाई मानवतावादी थे इंग्लैंड के, और इरेम्स ईसाई मानवतावादी हॉलैंड के थे। इनका मानना क्या था कि चर्च लालची है, साधारण लोगों को बात बात पे लूटने वाली संस्था बन गई है, ये चीज इनका कहना था, ठीक है। तो आपका ये पहला वाला पार्ट समझ में आ गया, विलियम टिंडेल के प्रोटेस्टेंट के सुधारवाद का इस तरीके से। तो अब हम बात करेंगे इसके इंग्लिश वाले पार्ट की, ठीक है। लिखा हुआ है विलियम टिंडेल सपोर्टेड प्रोटेस्टेंटिज्म इन दिस वे। तो कैसे उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को कैसे सपोर्ट किया, इस तरीके से आप ऐसे देख सकते हैं। और बाकी की रही बात अगले पार्ट की, तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द स्क्रिप्चर्स टू बी इन द मेजर टंग, ठीक है। व्हाट वाज कन्फेशन एंड व्हाट हु वर थॉमस मोर एंड इरेम्स, व्हाट वर हिज व्यूज ऑन द चर्च, ठीक है ना। तो आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं और आप इन सभी को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32, बहुत अच्छा सा प्रश्न है बच्चों। विलियम मैकलेस अमेरिका से पहले दिन का, ठीक है। तो अमेरिका से पहले दिन का यहाँ पे बात हो रही, जब अमेरिका आजाद हुआ होता है उससे पहले दिन की बात है। अमेरिका की पूर्व संध्या यानी कि जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका का नाम दिया, उससे पहले की बात है। तो अमेरिका की पूर्व संध्या से ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। लोग 100 से भी ज्यादा जबानें यानी कि भाषा बोलते थे। वे शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, संग्रहण करते थे, बागवानी करते थे, खेती करते थे, जो मुमकिन हो सकता था वो सब आजमाते थे और अपनी जीविका चलाया करते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है
उसका इस्तेमाल तथा देखभाल करने के प्रयास की उनकी दरकार है। इसी पर जीने के तरीके उनके अनुभव चुनाव पर निर्भर करता है। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीजें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीवाद समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहां नहीं। कुछ संस्कृतियां सहस्त्राब्दीवाद यहाँ पे अमेरिका में कायम नहीं, लेकिन कुछ खत्म हो गई यूरोपीय लोगों के आने के बाद में। ठीक है, तो विलियम मैकलेस अमेरिका से पहले दिन का ये वर्णन किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने क्या क्या था उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है बच्चों, क्वेश्चन है ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में क्या मददगार बने, यानी कि ताकतवर और श्रेणीबद्ध जो समाज था इसकी रचना में क्या मददगार बने। तो क्या मददगार बने थे बच्चों, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो ताकतवर और श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में क्या मददगार बने। एक सेकेंड, मछली, अनाज, बाग के पेड़ और मांस, ठीक है ना, तो ये इनके अधिशेष बने थे। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे कब और कहां से आए थे। तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे आए थे 30,000 साल पहले। कहां से, वो बेरिंग स्टेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से। ठीक है ना, कहां से, एशिया की भूमि सेतु से आए थे। ठीक है, और किस रास्ते से, बेरिंग स्टेट्स के रास्ते से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, अमेरिका के जो मूल निवासी हैं इनके रहन की चर्चा कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के रहन सहन का वर्णन कीजिए। 2 नंबर का है वैसे तो। देखो, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे ये लोग नदी घाटियों के आसपास गांव में समूह बनाकर रहा करते थे। ठीक है, ये लोग मछली और मांस को खाते थे, साथ ही ये लोग कृषि भी करते थे, जैसे सब्जियां, मकई वगैरह उगाते थे। वे अक्सर में मांस की तलाश में, खास करके बाइसन यानी जंगली भैंस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। ठीक है, इनके उपहार वगैरह जो थे उनके द्वारा इनकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती थी। ये कुछ बातें यहाँ पे। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया आपका ये। अब पहले आप देख लो जो भी आपको और भी देखना है। तो अब यहाँ पे बारी आती है इंग्लिश पार्ट की। विलियम मैकलेस द डे बिफोर अमेरिका, तो उससे पहले क्या था उसके बारे में आपके सामने ये दिया गया है पूरा का पूरा, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट हेल्प्ड क्रिएट स्ट्रॉन्ग archaeological societies, that is grain garden plants made their surplus. When and where did the first settlers of North America came from? के बाद describe the living conditions of the natives of North America. तो इसके बारे में आपके सारे के सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। ये मैंने आपको पहले भी मिड टर्म में करवाया हुआ है, इसलिए दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको शायद मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखे ना कहीं। रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियां और 5वीं शताब्दी की प्रारंभिक दशकों में तो क्या क्या था, इसको पढ़ते हैं। देखिए पढ़ते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो अपनी क्वालिटी थोड़ा अच्छा करना, बाकी आप मुझे सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, देखो थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत तो देखिएगा कम से कम। देखो, रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था जो एक मध्य आकार के शहर में हो सकता था। एक घुड़दौड़ का मैदान, ठीक है, जिसे बोलते थे हिप्पोड्रोम, अनेक मंच मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नानागार। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रति वर्ष 4,000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिसमें अनाज, शराब, अन्य उपज शामिल नहीं थे। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर आमदनी होती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी की परिवारों की आय 1,000 अथवा 1,500 पाउंड के आसपास थी। थेब्स का ओलंपिडियोलस इस तरीके से दिया गया है। ठीक है भाई, तो कंप्लीट आपको समझ में आ गया कि ये आखिर बेसिकली यहाँ पे दिया क्या गया है। ओके, चलिए अब इसको हमने इक्वल कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि 5वीं शताब्दी में रोम के ऊंचे घरानों के घर कैसे हुआ करते थे। तो रोम के ऊंचे घरानों के घर कैसे होते थे, हर एक घर में, रोम के ऊंचे घरानों के घर में, प्रत्येक के घर में सब कुछ जो भी उन्हें चाहिए था वो मौजूद होता था। जैसे कि उन्हें एक घुड़दौड़ का मैदान चाहिए तो उनके घर में मौजूद होता था, अनेक मंच मंदिर चाहिए तो वो मौजूद होते थे, फव्वारे चाहिए, विभिन्न प्रकार के स्नानागार चाहिए तो वो सभी इनके घरों में मौजूद हुआ करते थे, जो एक मध्यम आकार के शहर में हुआ करता था। ठीक है, अमीर जो रोमन परिवार थे इनकी आय पर प्रकाश डालिए। तो बहुत से रोमन परिवारों की जो संपत्ति होती थी उसमें तकरीबन प्रति वर्ष वो 4,000 पाउंड सोने की आय प्राप्त करते थे। ठीक है, अब इसमें उनका केवल अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं था बल्कि और भी सारी चीजें शामिल थी, यानी कि इसका पैसा तो उन्हें अलग ही मिलता था
और वो जो अलग था वो तो था ही, ठीक है। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त की 1/3 की बराबर आमदनी हुआ करती थी। ये चीजें हैं। और उसके बाद में देखो मतलब समझे क्या गा? मतलब ये देखो कि रोमन परिवारों की उनकी संपत्ति से प्रतिवर्ष उन्हें सोने की आय में कितनी प्राप्त होती थी? 4,000 पाउंड, ठीक है। वहीं अनाज, शराब, अन्य उपज जो थी, जब इसे बेचा जाता था तो सोने के प्राप्त आय के 1/3 के समान, यानी कि तकरीबन यहाँ से जो है 1200 से 1300 पाउंड जो पाउंड थे वो इनको अनाज, शराब और अन्य उपज से मिलते थे, ठीक है। रोम के द्वितीय श्रेणी की आय लगभग कितनी थी? तो ये थी 1000 से या फिर 1500 पाउंड के आसपास हुआ करती थी, ठीक है। कंप्लीट आ गया समझ में? अब बारी आती है हमारे अगले पार्ट की। इंग्लिश में देख लेंगे आप इनकम ऑफ द रोमन, जो दिया हुआ इसके बारे में। बाकी रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो व्हाट वर द हाउसेस ऑफ द हाई फैमिलीज ऑफ रोमन लाइक इन द 5th सेंचुरी के बारे में आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं। एंड 33.2, तो लाइट ऑन द इनकम ऑफ द रिच रोमन फैमिलीज, तो उसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। 33.3 क्या है कि व्हाट वाज द इनकम ऑफ सेकंड क्लास पीपल इन रोम, तो उसके बारे में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेल सेक्शन नंबर डी प्लस हमारा सी जो वो कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है हमारे सेक्शन नंबर ई की। अब सेक्शन नंबर ई में जो हमारे क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैप वाला बेसिकली पार्ट है आपका, मैप बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। 34वें क्वेश्चन का 34.1 कहता है कि एक सेकेंड, यहाँ पे मानचित्र है बेसिकली यूरोप और उत्तरी अफ्रीका। यहाँ पे इटली गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो मानचित्र है वो उत्तरी बेसिकली यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का है, ठीक है। तो इसमें आपको किन्हीं 2 स्थानों को उल्लेख करना है, जिसमें रोम, सिसिली, दमश्क या नेपल्स है। इन चारों में से किन्हीं आपको 2 को वहां पे बताना है, ठीक है। और इसके बाद में इसी मानचित्र में 1 से लेके 3 स्थान जो है वो अंकित किए गए, उनका नाम पहचान के आपको लिखना है। तो देखते हैं, ये रहा आपका उत्तरी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का मैप। देखेंगे हमें जो दिया गया है, एक हमें यहाँ पे अंकित क्या हुआ दिया गया, एक नहीं, ये रहा अंकित क्या हुआ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो हमें इन तीनों को पहचानना है ये क्या है, और उसके बाद में फिर हमें ये देखना है कि ये जो 4 हमें दिए गए रोम, सिसिली, दमश्क और नेपाल, इसके बारे में हमें इन्हें कहाँ कहाँ पे इंडिकेट करना है, हमें वो भी समझना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझाता हूँ। तो ये रहा आपका उत्तरी अफ्रीका और उसका मैप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अगर अच्छी तरीके से, तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है वो कहाँ पे है, ये वाला एरिया, ठीक है। मैं आपको वहां पे ना ए बना देता हूँ और कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये है हमारा ए वाला एरिया। अब इस ए वाले एरिया को क्या कहते हैं हम देखते हैं भाई। तो ए वाले एरिया को बोलते हैं एंटीओक। क्या बोलते हैं? ए वाले एरिया को बोलते हैं एंटीओक, ठीक है। क्या बोलते हैं? ए वाले एरिया को एंटीओक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं सिकंदरिया। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सिकंदरिया, ठीक है। ये क्या है? बी वाला, बी वाला है हमारा सिकंदरिया। याद रखें इस बात को, बी वाला जो पार्ट है हमारा ये, इसको बोलते हैं सिकंदरिया। के बाद में तीसरा है हमारा यहाँ पे जो कि है कॉर्थेज। ये क्या है? कॉर्थेज है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सी वाला पार्ट, ये है कॉर्थेज। ये क्या है? कॉर्थेज है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, कुछ डाउट ना रह जाए आपके लिए। सबसे पहला जो हमारा ये वाला पार्ट आ जाता है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीओक, ठीक है। लिखते हैं, इसको बोलते हैं एंटीओक, ठीक है, एंटीओक बोलते हैं। और जो बी वाला हमारा पार्ट है बच्चों, इसको बोलते हैं सिकंदरिया, ठीक है। इस दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं सिकंदरिया, ठीक। और तीसरे वाले को बोलते हैं कॉर्थेज, ठीक है। ये कॉर्थेज है, ये सिकंदरिया है, ये एंटीओक, ठीक है। और इसमें भी आपको दिखा देता हूं, ये रहा एंटीओक, ये रहा सिकंदरिया और ये रहा कॉर्थेज, ठीक है। अब हमें क्या क्या, ये तो वो हो गया जो आपको अंकित किया हुआ था, पहचानना था क्या है, ठीक है। इसमें आपके 3 नंबर पूरे हैं। अब जो हमें देखो यहाँ पे दिया गया है 2 अलग पार्ट, कि इसमें से आपको अंकित करना है रोम को, सिसिली को, दमश्क और नेपल्स को। इनको हमें अंकित करना है, ठीक है। तो कौन कौन है? रोम, सिसिली, दमश्क और नेपल्स। तो ये कहाँ कहाँ पे है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि दमश्क है एंटीओक के बिल्कुल नीचे, ठीक है। दमश्क कहाँ पे है? ये देखो, दमश्क एंटीओक के बिल्कुल नीचे, यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कहलाएगा दमश्क, ठीक है। ये कहलाएगा दमश्क। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है।
ये जो है एक सेकंड, ये कहलाएगा दमश्क। ओके, अब दूसरा था हमारा रोम, सिसिली या फिर नेपल्स। तो इसमें ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पे मिलेगा हमें। तो देखो सिसिली ये रहा आपका सिसिली, यानी कि कॉर्थेज के ठीक ऊपर की साइड में है। ठीक है, सिसिली तो कॉर्थेज के ठीक ऊपर की साइड में, यानी कि छोटे से पार्ट में है। ये रहा, ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, ये वाला, इसको बोलते हैं सिसिली, को बोलते हैं सिसिली, इसको सिसिली बोलते हैं। ठीक, अब हमें देखना है रोम और नेपल्स कहाँ पे है। ठीक है, तो रोम तो बहुत ही ऊपर सिंपल सा है, कहाँ पे है, ये देखो, ये रहा रोम, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये रोम है, यानी कि सिसिली के ऊपर वाले भाग को रोम कह सकते हैं। ठीक है, तो रोम कहाँ है, रोम देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रोम। ओके, अब बचता है हमारा नेपाल्स। तो नेपाल्स ढूंढते हैं, इसमें हमें कहाँ मिलेगा। तो नेपाल्स देखते हैं हमें कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, दमश्क तो हमें मिल गया था। ठीक है, अब नेपाल्स देखते हैं कहाँ पे मिलेगा हमें। सिसिली मिल चुका है, कॉर्थेज भी मिल गया है, गॉल भी मिल गया है। उसके बाद में नेपाल्स इस मैप में मुझे दिख नहीं रहा वैसे। ठीक है, मैप भी थोड़ा सा धुंधला है वैसे तो। चलिए कोई नहीं, आपको कोई 2 अंकित करने थे, मैंने आपको 3 बता दिया, ये भी इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया आपका ये वाला मैप भी। ओके, तो मैप वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। ये था आपके किसके बारे में, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के मैप के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप सभी को आज की ये वाली जो वीडियो थी और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए गए वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, साथ ही आप सभी को आपके हिस्ट्री के पेपर के एग्जाम के लिए, हिस्ट्री के एग्जाम या पेपर कह लो व्हाटएवर, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना, तैयारी अच्छी करवा दी गई है आपकी। और भी 1-2 वीडियो भी आएंगी तो उन्हें भी देख लेना। ठीक है, साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि वो भी इससे जुड़कर अपनी तैयारी जो है उसको और अच्छा बेहतर बना सके। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।